हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा 35 लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूजिंग की क्लॉक सर्वर। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से JWT टोकन की हेल्प से अपने एप्लीकेशन की रेस्ट एपीआई को सिक्योर करते हैं। तो आज हम थोड़ा एडवांस चलेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी एपीआईज को अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं की क्लॉक सर्वर से। तो अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक जाना था। हालांकि एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में जितने भी मैं वर्ड काम में लूंगा वो सारे के सारे पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे काफी डीप के अंदर। तो आप फटाफट लेक्चर नंबर 34 देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे मूव कीजिए। तो चलिए फटाफट अब हम चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन पे और जानते हैं कि क्या होता है की क्लॉक सर्वर और ये किस काम आता है और किस तरीके से हम इसकी हेल्प से ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपने एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना दी है जो कि जिसपे मान लीजिए कि 1 मिलियन, जिसपे 10 मिलियन यूजर पर डे एक्टिव रहते हैं, उस केस में अगर आपकी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होगी तो वो कभी भी एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि हैकर उसको बहुत ही आसानी से उसको ब्रेक कर देंगे। तो इस केस में हमें क्या होता है कि अपनी एप्लीकेशन को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा हमको उसको सिक्योर बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन को कोई भी हैकर अटैक ना कर सके। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कई सारे तरीके होते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम JWT टोकन की हेल्प से अपनी एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा एडवांस चलते हैं और जानते हैं कि की क्लॉक सर्वर की हेल्प से हम अपनी एपीआई को किस तरीके से सिक्योर करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि की क्लॉक सर्वर आखिर है क्या। ठीक है, तो देखो, आप जब भी कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हो, मान लीजिए कि आप एक इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट होंगे, आप सबसे पहले में मुझे बताइए। सबसे जो मेन पार्ट होगा वो होगा लॉगिन से रिलेटेड। ठीक है, एक मॉड्यूल होगा जो लॉगिन, साइन अप, इन सब को हैंडल करेगा। दूसरा होगा वो होगा पोस्ट को हैंडल करेगा। और तीसरा पार्ट मान लीजिए कि रील्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर तीन मेन पार्ट है। लेकिन आप चीज बताइए कि हम जब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बना रहे थे तब किसी ने ये सोचा था क्या कि हम सबसे पहले उसमें लॉगिन साइन अप बनाएंगे, उसके बाद में उसमें हम पोस्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम रील्स का फीचर बनाएंगे? नहीं। जब भी इंस्टाग्राम बनाने की बात आई सबसे पहले उन लोगों ने सोचा कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर लोग इस तरीके से फोटोज अपलोड कर पाएंगे, इस तरीके से वो रील्स बना पाएंगे, इस तरीके से वो लाइव जा पाएंगे। किसी ने लॉगिन की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सबको पता है कि जब आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो लॉगिन और साइन अप तो होगा ही होगा उसमें। इसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज अगर नहीं होगी तो फिर वो एप्लीकेशन ही एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन और साइन अप होता है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि आपके 5 बंदों की टीम है, तो 5 में से कम एक आदमी जो पूरा पूरा होगा लॉगिन वाले मॉड्यूल के लिए, और वो हमेशा लॉगिन और साइन अप के मॉड्यूल पे काम करेगा। और उसके अंदर वो क्या करेगा, लॉगिन स्क्रीन बनाएगा, फिर साइन अप स्क्रीन बनाएगा, फिर फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन बनाएगा, फिर ईमेल वेरिफिकेशन का कोड लिखेगा, उसके बाद में वो रोल्स डिफाइन करेगा कि ये क्या क्या कर सकता है, एडमिन है क्या। तो इस तरीके की कई सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन का पार्ट होता है। तो देखिए, अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि देखो, साइन अप और लॉगिन हर एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है। हमारा मेन काम था इंस्टाग्राम बनाना, लेकिन इंस्टाग्राम के अदर फीचर पे ध्यान देने के साथ साथ हमें लॉगिन और साइन अप पे भी ध्यान देना पड़ता है, और इसमें भी हमारा टाइम जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमें साइन अप और लॉगिन का कोड लिखना ही ना पड़े। ठीक है, ये कोड हम कहीं और से उठा लें जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर हो, स्टेबल हो, और हम अपने एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर फोकस कर सके। तो फिर लोगों ने कहा बात तो सही है, क्योंकि लॉगिन और साइन अप तो हमें हर जगह देखना होता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए की क्लॉक सर्वर, ऐसे कई सारी चीजें हैं एग्जिस्ट करती है। हम बात करेंगे की क्लॉक सर्वर की। तो की क्लॉक सर्वर क्या होता है कि ये हमें सारे फीचर प्रोवाइड करता है। क्या क्या? सबसे पहले अपने को सिक्योरिटी जो सबसे मेन फीचर था, उसके बाद में लॉगिन फीचर प्रोवाइड करता है, साइन अप फीचर प्रोवाइड करता है, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, जैसे सब फीचर ये हमें प्रोवाइड करता है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये मान लीजिए कि एक यूजर है, ठीक है, नॉर्मल यूजर है, ठीक है, और ये हमारी है आईआईटी की वेबसाइट। ठीक है, ये हमारी है आईआईटी की वेबसाइट। ठीक है,
अब इस आईआईटी की वेबसाइट में हमारे कई सारे कोर्सेज लिस्टेड है। तो ये यूजर गया और इसने देखा कि यार आईआईटी की वेबसाइट पे कौन कौन से कोर्सेज लिस्टेड है, आईआईटी में कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं। तो इसने देखा कि हाँ इतने सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका दिमाग थोड़ा सा खुरापाती था, इसने सोचा कि क्यों ना चलो हम एक काम करते हैं, इस कोर्स को डिलीट ही कर देते हैं। अब क्योंकि ये तो कोई एक्सटर्नल यूजर स्टूडेंट है, तो इसको कैसे परमिशन होगी ये इस एपीआई से, ये इसको डिलीट कर दे। लेकिन अगर हमने सिंपल एक डिलीट नाम की एपीआई बनाई है, ठीक है, और उसके अंदर हम आईडी पास करते हैं मान लो कि 2, तो अगर हम इस एपीआई को पोस्टमैन से हिट करेंगे तो ये कोर्स तो उड़ जाना चाहिए। तो आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तो इस केस में दिक्कत क्या होगी कि हमारा ये कोर्स उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस कोर्स की जो एपीआई इसको सिक्योर नहीं बनाया था, तभी ये उड़ गई। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ये एपीआई बनाई थी तब यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया था कि इस एपीआई को कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग ही एक्सेस कर सके, सारे लोग इसको एक्सेस ना कर सके। हाँ, कोर्स देखने वाली एपीआई को सारे लोग एक्सेस करें, लेकिन जो डिलीट करने वाली अपडेट करने वाली उसको कुछ पर्टिकुलर लोग ही एक्सेस करें, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि ये मान लीजिए कि एक यूजर है और ये हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, ठीक है। अब देखो यूजर गया फ्लिपकार्ट के पास कि मुझे एक सामान खरीदना है, तो उसने देख लिया कि हाँ ये मुझे सामान खरीदना है। तो जैसे ही उसके ऊपर बाई करने के लिए क्लिक करता है, ये कहता है कि भैया आप तुम है ना सबसे पहले लॉग इन करो या फिर साइन अप करो। तो अब हम क्या कहेंगे कि ठीक है भाई हमको दे दो तुम साइन अप की स्क्रीन। तो ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट उसको साइन अप की स्क्रीन दे देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो यहाँ पे ये चीजें फिल करेगा और वो सबमिट करेगा। तो ये फ्लिपकार्ट के पास चीजें चलेगी और फ्लिपकार्ट ने क्या हुआ उसको वेरीफाई किया कि ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसको कौन सा रोल देना है, ये फलाना फलाना 500 इसने चीजें की, ठीक है। एक तो काम हमने ये किया। दूसरा, अब अगर हम की क्लॉक सर्वर काम में लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये चीज ध्यान से देखिए। ये हमारे क्लाइंट है, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है और ये हमारा की क्लॉक का सर्वर है, ठीक है। तो ये इसके पास गया फ्लिपकार्ट के पास कि फ्लिपकार्ट मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि ठीक है एक काम करो तुम सबसे पहले लॉगिन करो। तो इसको लॉगिन वाली स्क्रीन दे दी। अब यूजर ने क्या किया कि इसको लॉगिन किया, इसने अपनी डिटेल्स भरी साइन अप के लिए, और जैसे ही वो एंटर करेगा अब ये डिटेल्स जाएगी की क्लॉक सर्वर के पास। अब देखो इन दोनों के बीच में दोस्ती है। फ्लिपकार्ट ने की क्लॉक सर्वर को कहा कि जब भी मेरे कोई यूजर तुम्हारे पास आए तुम उनको स्टोर कर लेना, और जब भी ये लॉगिन करेंगे तो मैं तुमसे इंफॉर्मेशन मांगूंगा, ठीक है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। तो की क्लॉक ने कहा ठीक है। तो अब हम क्या किया कि किक लोग ने उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, और स्टोर करते वक्त इसने फ्लिपकार्ट से पूछा कि फ्लिपकार्ट मुझे बता देना कि जब भी कोई यूजर साइन अप करे तो उसको कौन सा रोल असाइन करना है। तो इसने कहा कि ठीक है तुम इसको यूजर का रोल असाइन कर देना। इसने असाइन कर दिया। अब क्या हुआ कि साइन अप हो गया। अब मान लो कि ये यूजर लॉगिन करने गया, फ्लिपकार्ट को बोला कि मैं तुम्हें लॉगिन करना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट ने एक लॉगिन स्क्रीन दे दी। जैसे ही इस पे लॉगिन करेगा तो ये क्या होगा, की क्लॉक सर्वर के पास जाएगा सारी सारी डिटेल्स, और की क्लॉक सर्वर देखेगा कि अच्छा ये तो मेरे अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है इसका डेटा, ठीक है चलो मैं इसको एक टोकन दे देता हूँ। अब ये इसको टोकन दिया, उस टोकन के अंदर रोल क्या था कि एक यूजर है। अब वो टोकन लेके इसके पास चला गया। उस टोकन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि ये कौन यूजर है कौन नहीं है। ये टोकन लेके फ्लिपकार्ट के पास गया कि ये फ्लिपकार्ट मैंने लॉगिन कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट बोलेगा अच्छा ये टोकन लेके आया है, चलो देखता हूँ कि ये टोकन है ना जो को अपने की क्लॉक सर्वर ने भेजा है क्या। तो इसने कुछ देखा और कहा कि अच्छा है यार ये तो की क्लॉक सर्वर से ही आया है। तो क्या हुआ कि इसने इसको लॉगिन करने दे दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि जितना भी लॉगिन से रिलेटेड स्टेप है, जितना भी साइन अप से रिलेटेड स्टेप है, वो फ्लिपकार्ट ने कह दिया कि मैं नहीं संभालूंगा, ये संभालेगा की क्लॉक सर्वर, ठीक है। अब की क्लॉक सर्वर की जिम्मेदारी है कि कल को कोई यूजर अगर फॉरगेट पासवर्ड कर दे, ईमेल चेंज करना चाहिए, ईमेल वेरिफिकेशन करना चाहिए, तो वो सारा काम कौन मैनेज करेगा, की क्लॉक सर्वर। और फ्लिपकार्ट की हेडेक क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक बार फ्लो आप समझिए कि जब भी हम क्या करते हैं कि ये अपना क्लाइंट है, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, ठीक है, और ये अपना की क्लॉक सर्वर है। इस की क्लॉक सर्वर को कौन मैनेज कर रहा है, फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट का की क्लॉक सर्वर है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्लाइंट गया और कहा कि मुझे है ना एक प्रोडक्ट को बाई करना है। तो इसने कहा कि ठीक है तुम बाई करो, सबसे पहले तुम लॉगिन नहीं हो तो एक काम करो तुम लॉगिन हो। तो ये क्या किया कि ठीक है मुझे बताओ लॉगिन कैसे होना है। तो ये कहा कि ये लो स्क्रीन ले लो तुम ये लॉगिन की। इसने इसको ये लॉगिन की स्क्रीन दे दी। अब ये क्या करेगा, ये लॉगिन की स्क्रीन में जैसे डिटेल सबमिट करेगी ये डिटेल्स जाएगी की क्लॉक सर्वर के पास, और ये क्या कहेगा कि की क्लॉक सर्वर ये डिटेल्स आ रही है फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट से, और उसने कहा कि है ना ये डिटेल्स तुम्हारे पास भेज देनी है, अब तुम इसको लॉगिन करा दो। तो फ्लिपकार्ट के इस की क्लॉक सर्वर ने देखा कि हाँ मेरे पास इस यूजर की डिटेल्स है, हाँ डिटेल्स है। तो इसने कहा कि एक काम कर
कि मान लीजिए इसका नाम जॉन था, कि एक काम करो जॉन, ये लो ये टोकन लेके तुम अब फ्लिपकार्ट के पास चले जाओ, फ्लिपकार्ट तुम्हें इजाजत दे देगा आगे सारी चीजें एक्सेस करने का। तो हमने फ्लिपकार्ट को जाके बोला कि फ्लिपकार्ट देखो, हमने तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड भेजा था और ये तो मेरे को कुछ और ही अलग सी चीजें पकड़ा के दे दी। तो इसने फ्लिपकार्ट ने कहा कि ठीक है एक बार मुझे दिखाओ वो क्या है। तो फ्लिपकार्ट ने देखा कि वो टोकन, उस टोकन के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन देखी और कहा कि तुम घबराओ मत, ये मेरे ही आदमी ने तुमको दिया है, तो इसको मैं वैलिड मानता हूं और अब तुम आगे की काम कर सकते हो। तो अब आप देखिए कीक्लॉक के एक सर्वर ने हमारी सारी हेडेक खत्म कर दी कि एक यूजर को कौन सा रोल देना है, एक यूजर क्या क्या कर सकता है, एक यूजर को किस तरीके से मेंटेन करना है, जब यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, साइन आउट कैसे करना है, ये सारी चीजें क्या होगा कीक्लॉक सर्वर मैनेज कर लेगा। और ये क्या है, बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसको कोई भी काम में ले सकता है। तो अब बताओ कि जब आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो आप लॉगिन की तो आपकी हेडेक खत्म ही होगी। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि अच्छा लॉगिन के लिए तो हम क्या करेंगे, किसी ने ऑलरेडी बहुत सिक्योर लॉगिन एप्लीकेशन बना रखी है तो हम क्या करेंगे, उसी को काम में ले लेंगे। ठीक है। दूसरी एक और चीज ये प्रोवाइड करता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आता है फेसबुक साइन अप, गूगल साइन अप, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट साइन अप, जिस पे आप क्लिक करते हो और आप डायरेक्ट गूगल से साइन अप हो जाते हो। तो ये सारी चीजें भी अपने को कीक्लॉक सर्वर प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमको खुद से कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल अब हम एक लाइन में कीक्लॉक सर्वर के बारे में कहूं तो कीक्लॉक सर्वर क्या है कि आपके जितने भी लॉगिन, साइन अप, रोल्स, सिक्योरिटी, इन सब से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो ये सर्वर मेंटेन कर लेगा। आप जब एप्लीकेशन बनाओ तो अपने मेन फंक्शनैलिटी पे ध्यान दो, इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको देसी भाषा में समझाया कि कीक्लॉक सर्वर क्या होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निकली भी जानना जरूरी है, क्योंकि कल को अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से समझाओगे तो हाँ, हालांकि उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली भाषा में कीक्लॉक सर्वर क्या होता है, तो उसके लिए हम चलते हैं कीक्लॉक सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे हम थोड़ी सी थ्योरी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं कीक्लॉक सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है keycloak.org। अब सबसे पहले आप देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर आते हो और वहां पे आप कोई बड़े बड़े अक्षर को देखते हो, बड़े बड़े लेटर्स को देखते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एप्लीकेशन का जो सार है, जो मेन फोकस है, वो इन्हीं वर्डों पे है। तो आप देखो क्या लिखा है, ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बिल्कुल फ्री है, जो चाहे वो काम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एप्लीकेशन है जो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा और फिर उसको एक्सेस देगा जिसके लिए वो वैलिड है। मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में एक तो फ्लिपकार्ट का सीईओ है, उसको सारी परमिशन है, तो उसको एडमिन की परमिशन है। अब मेरे साथ ही कोई जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक यूजर की परमिशन है। अगर कोई सेलर लिस्टेड है तो उसको सेलर की परमिशन है। तो इस तरीके की परमिशन को, सारी चीजों को ये मैनेज करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप इस लाइन का मतलब समझ गए। ओपन सोर्स, आइडेंटिटी यानी कि पहचान, यूजर नेम पासवर्ड से पहचान करेगा और उसको कौन सा एक्सेस देना है, इन सारी चीजों को ये मैनेज करेगा। और सबसे बेस्ट चीज क्या है भैया, फ्री है। फ्री है तो हर कोई लूटो। ठीक है। आगे देखिए, एड ऑथेंटिकेशन टू एप्लीकेशन एंड सिक्योर सर्विसेज विद मिनिमम एफर्ट, कितनी बढ़िया बात कही है। देखो कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हो, और थोड़े से एफर्ट के साथ। आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा और आप डन हो लॉगिन और साइन अप से। आपको मान लीजिए कि आपने एक नई नई कंपनी खोली है और आपने किसी बंदे को हायर किया और कहा कि यार हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग की, तो एक काम करो, तुम्हारा काम है लॉगिन और साइन अप का, इसके लिए मैंने तुमको 1 महीना दिया। उसने दिमाग लगाया कि यार कीक्लॉक सर्वर तो मेरे को आता है। उसने क्या किया, 2 दिन के अंदर काम खत्म किया और सो गया। फिर बॉस आए 15 दिन बाद में कि यार वो काम थोड़ा सा अर्जेंट करना है, अगर तुम उसको 2 दिन में करके दे दोगे तो मैं तुमको यार 1 लाख रुपए बोनस में दूंगा। उसने कहा कि ठीक है सर, कर दूंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा। और वो रात दिन क्या है, सिर्फ सोने में मेहनत करता है और अगले दिन कीक्लॉक सर्वर से उसको सारे इंप्लीमेंट करके उसको दिखा देता है कि बॉस देखो मैंने कितना बढ़िया बढ़िया फीचर ला दिया। तो उसने कहा कि अरे यार तुम तो बड़े गजब क्यों। अरे भैया गजब कुछ नहीं है, उसने पढ़ाई की है और पढ़ाई करके उसने कीक्लॉक सर्वर को सीखा है। तो चलिए मजाक को साइड में रखते हैं। आगे क्या लिखा है, नो नीड टू डील विद स्टोरिंग यूजर एंड ऑथेंटिकेटिंग यूजर। अब देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको अब टेंशन नहीं लेनी कि जब भी यूजर साइन अप करता है तो उसको हमको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, फिर उसके ऊपर रोल वगैरह डिफाइन करने, ओटीपी वगैरह, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही यूजर साइन अप करेगा आपको तो बस साइन अप स्क्रीन देनी है, जैसे ही यूजर साइन अप करेगा वो सारा का सारा डेटा कीक्लॉक सर्वर के पास चला जाएगा। अब ये मत सोचिए कि कीक्लॉक सर्वर किसी दूसरे का सर्वर है तो वो अपना डेटा हैक कर लेगा, नहीं नहीं नहीं। कीक्लॉक सर्वर क्या है, एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन है। जैसे इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने 2 मॉड्यूल बनाए थे, एक कोर्स वाला मॉड्यूल बनाया था, एक जेडब्ल्यूटी टोकन वाला मॉड्यूल बनाए थे। उस मॉड्यूल पे अधिकार किसका था, हमारा है। तो वो सारा का सारा डेटा भी हमारे पास ही रहेगा। आप सिंपल एक जिप फाइल डाउनलोड करोगे और उसको अपनी सर्वर पे होस्ट करोगे, तो कोई दूसरा आदमी आपके डेटा को नहीं देखेगा, तो टेंशन ना लो। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा,
तो अब आप क्या करोगे कि जैसे ही कोई यूजर साइन अप करेगा, आप अपने डेटाबेस में उसकी डिटेल्स को स्टोर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, की क्लॉक सर्वर को बोलोगे भैया तुम ही मैनेज करो, अपनी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, की क्लॉक सर्वर प्रोवाइड यूजर फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, यूजर मैनेजमेंट, फाइन ग्रेंट ऑथराइजेशन एंड मोर। यानी कि ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया। देखो अब इसने सारा कुछ कर दिया कि यूजर को मैनेज करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना, यूजर को मैनेज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फर्क क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया और आपने कहा कि मैं एक वैलिड यूजर हूं या नहीं हूं, तो उसने ऑथेंटिकेट किया और कहा कि ठीक है तुम एक वैलिड यूजर हो। उसके बाद में तुमको ऑथराइज दिया, तुमको एक्सेस दिया कि तुम इन इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हमने सारी चीजें की क्लॉक सर्वर के बारे में जान ली है, जो बेसिक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सिंगल साइन ऑन लिखा है, ये सारी चीजें क्या होती है, आइडेंटिटी ब्रोकर एंड सोशल लॉगिंग, जो मैंने बताया था कि आप गूगल वगैरह से भी साइन अप कर सकते हो, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है। और एक हमको ये एडमिन कंसोल भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो आप डेफिनेटली इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि मैंने आपको बताया वो आपके लिए सफिशियंट है, लेकिन आपको और भी ज्यादा चीजें, आप में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उन चीजों को जानें। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं थ्योरी के अंदर इसको काफी लंबा कर रहा हूं, तो चलिए फटाफट अब हम डाउनलोड करते हैं अपने की क्लॉक सर्वर को और देखते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखता है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे आपको ये जिप डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो आपको ये जिप डाउनलोड कर लेनी है, अगर आप लाइनक्स या मेक यूजर हो तो आपको tar.gz डाउनलोड कर लेनी है। तो आप यहाँ जिप पे जब क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे और आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्ट पे। और आप देखिए मैंने यहाँ पे की क्लॉक सर्वर को डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, ये 168 MB का है। तो अब सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, अनजिप कर लेना है। आप इसको जहाँ चाहे वहाँ अनजिप कर सकते हो। तो यहाँ मैं यहाँ पे इसको अनजिप कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि ये हमारा अनजिप हो चुका है। अब आप इस की क्लॉक के अंदर आ जाइए और इस की क्लॉक के अंदर आ जाइए और आप बिन फोल्डर के अंदर आ जाइए। अब ये आपका सबसे मेन फोल्डर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप टाइप कीजिए cmd। अब देखो आपको एक फाइल मिली है kc.bat। ठीक है, अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप इस kc.bat को काम में लेना, अगर आप लाइनक्स यूजर हो तो आप kc.sh को काम में लेना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, kc.bat स्टार्ट हाइपन डेव, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। इससे क्या होगा कि हमारा ये की क्लॉक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। पहली बार जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ ये इंस्टॉल वगैरह करेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा की क्लोज सर्वर अप हो चुका है। अब ये किस पोर्ट पे अप हुआ है वो आप देखिए, 8080 पोर्ट पे। तो आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट 8080 और एंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप सबसे पहले की क्लॉक सर्वर को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एडमिन कंसोल के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप सिंपल सा रखिए, अभी हमारा टेस्टिंग के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, एडमिन एडमिन। ठीक है, अब आप इस पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल पे क्लिक कर देना है। आपको एक बार फिर से लॉगिन कर लेना है, ये पता नहीं दोबारा लॉगिन क्यों मांग रहा है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो मास्टर लिखा हुआ है और उसके बाद में आपको ये कई सारी चीजें लिखी हुई है। अब मैं आपको इस की क्लॉक सर्वर के अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस की क्लॉक सर्वर पे वापस आएंगे। तो मैं वापस अपने वन नोट पे आ जाता हूँ। अब जो सबसे पहली चीज है की क्लॉक सर्वर के अंदर, वो आती है हमारे पास रियल में। अब आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, अरे हम सब डिस्कस करेंगे ना, मैं समझाने के लिए ही तो हूँ यहाँ पे। तो देखो, एक रियल में क्या होता है आप ये समझिए, एक रियल में यानी एक कंट्री मान लो। ठीक है,
एक दूसरा रियाल में यानी एक दूसरी कंट्री, एक तीसरा रियाल में यानी एक तीसरी कंट्री। आप जितने चाहे उतने अपने की क्लॉक सर्वर के अंदर रियाल बना सकते हो। एक रियाल का मतलब एक कंट्री, दूसरे रियाल का मतलब दूसरी कंट्री। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब देखिए, इस कंट्री के अंदर क्या होता है, इस कंट्री का पीएम होता है, इस कंट्री के कुछ कानून होते हैं, इस कंट्री में कुछ धर्म होते हैं, ठीक है, इस कंट्री में कुछ क्रिमिनल भी होते हैं, और इस कंट्री में इनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी होता है। तो इस तरीके से ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब सोचिए, इस कंट्री में अगर आप किसी के घर चोरी कर देते हो तो आपको मौत की सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन यही एक दूसरी कंट्री है, उसके अंदर भी इसका एक पीएम है, इसके भी अपने कानून है, उसके भी अपने धर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के घर चोरी कर लेता है तो उसको क्या करती है, 7 साल की जेल होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारी एक तीसरी कंट्री है, इसके अंदर भी इसका पीएम है, इसके अंदर भी इसके लॉ है, कुछ कानून है, और इसके अंदर अगर कोई चोरी कर लेता है तो उसको 50 साल की सजा मिलती है। यानी कि ये सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये 3 कंट्री है, ये अपने इंडिपेंडेंट है, इनके इंडिपेंडेंट पीएम है, इनके इंडिपेंडेंट कानून है, इनके अलग धर्म है, इनके अलग सारे सारे संविधान है। इस कंट्री के अलग संविधान है, इस कंट्री के अलग संविधान है, ठीक है। इसकी करेंसी अलग है, इसकी रुपीज है, इसकी डॉलर है, इसकी यान है, या जो भी है। तो एक रियाल्म का मतलब क्या होता है, एक आप सेपरेट ग्रुप मान लीजिए। तो आप समझ गए एक रियाल्म क्या होता है। एक रियाल्म यानी आप एक कंट्री समझिए जिसके अंदर खुद के कानून है, खुद का पीएम है, खुद के अलग धर्म है, ठीक है। एक पूरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कई सारी चीजें आती है। इसी प्रकार से एक दूसरा रियाल्म यानी दूसरी कंट्री। तो हम क्या करते हैं कि एक की क्लॉक सर्वर आपने लिखा बनाया, ठीक है, वो कई सारी एप्लीकेशन को हैंडल कर सकता है। मान लीजिए एक आपकी एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट की, एक है फ्लिपकार्ट सेलर की, एक है सोपसी की। तो आपकी ये 3 एप्लीकेशन है। तो एक की क्लॉक सर्वर आपने बनाया, ये इन तीनों एप्लीकेशन के ऑथेंटिकेशन को हैंडल कर सकता है। अब आप देखिए कि आपने कहा कि फ्लिपकार्ट के अंदर मैं ऑथेंटिकेशन कुछ अलग तरीके से करूंगा, इसमें अपन ईमेल और पासवर्ड से करेंगे, इसमें अपन गूगल से करेंगे, और इसमें अपन फोन नंबर से भी करेंगे और गूगल से भी करेंगे। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम अपनी की क्लॉक सर्वर के अंदर 3 रियाल बना देंगे, जिससे क्या होगा, अब ये रियाल में ये इसके ऑथेंटिकेशन को, ऑथराइजेशन को हैंडल करेगा, ये वाला रियाल इसके और ये वाला रियाल इसके। तो आपको 3 की क्लॉक सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही की क्लॉक सर्वर के अंदर मल्टीपल रियाल बना सकते हो, जो अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेगा। क्योंकि आपको पता है कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन का तरीका अलग अलग होता है। कोई कहता है हम ईमेल से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, कोई कहता है हम गूगल से करा लेंगे डायरेक्टली, कोई कहते हैं हम नंबर से कराएंगे, कोई कहता है कि हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या होती है, हर एक एप्लीकेशन की नीड पे डिपेंड करती है। तो एक ही की क्लॉक सर्वर मल्टीपल रियाल के थ्रू इनको कनेक्ट कर लेता है, इनको हैंडल कर लेता है। तो आपको रियाल्म समझ में आ गया होगा। अब रियाल्म के अंदर होती है हमारे पास क्लाइंट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रियाल्म। रियाल्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट होता है, ठीक है। अब क्लाइंट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन, कि ये कौन सी एप्लीकेशन को हैंडल करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारे पास होता है यूजर्स, ठीक है। उस रियाल्म के अंदर उस क्लाइंट के लिए हमारे पास कितने यूजर्स है, तो मान लीजिए हमारे पास 10 यूजर्स है, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे पास रोल्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि रोल्स है, ये रोल्स होते हैं, ये हम क्या करते हैं, रियल लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं और अपन क्लाइंट लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूं। देखिए होता क्या है कि आपने एक देश बनाया, ठीक है, उसके अंदर आपने कहा कि ये नियम है, ये कानून नियम ये लागू होंगे, ठीक है। अब आप देखते हो कि इसी देश के अंदर हमने क्या हुआ, एक कश्मीर और बना रखा है, ठीक है। उसके अंदर क्या थोड़ी सी कहानी अलग है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक रियाल्म होता है, उसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट। जैसे इस तरह के भारत के अंदर एक क्या होता है, एक छोटा सा कश्मीर हो गया। अब होता क्या है कि अपन जो रोल बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपन रियाल्म लेवल पे भी बना सकते हैं और अपन क्या करते हैं कि क्लाइंट लेवल पे भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम कहें कि हमारा झंडा है, ठीक है, जो फ्लैग है वो इस तरीके का होना चाहिए, तो वो चाहे कश्मीर पे हो चाहे यहाँ पे अदर जगह हो, वहां पे सारों पे नियम यही लागू होगा कि हमारा झंडा इस तरीके से रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आप कहो कि यहाँ पे जो जगह खरीदने की सिस्टम है वो इस तरीके से, यार यहाँ कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर के लोग ही वहां की जमीन को खरीद सकते हैं। तो वो क्या होती है, थोड़ी सी चीज अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, रोल्स होते हैं
वो रियाल्म लेवल पे भी बना सकते हैं और क्लाइंट लेवल पे भी। अब हम ये कहें कि जो प्रधानमंत्री है वो भारत में भी जगह खरीद सकता है कहीं पर भी और कश्मीर में भी खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन जो आम नागरिक है वो सिर्फ भारत में खरीद सकता है, कश्मीर में नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रोल होते हैं जो पूरे रियाल्म पे लागू होते हैं, उस रियाल्म के अंदर जितने भी क्लाइंट होते हैं, और कुछ हम स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो यूजर भी बनाते हैं वो भी हम क्लाइंट बेसिस पे बनाते हैं कि ये यूजर इस क्लाइंट के लिए है और ये यूजर इस क्लाइंट के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अब मैं आपको एक रियाल्म की अगर टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होती है कि एक रियाल्म है वो की क्लॉक के अंदर क्या करता है, सेट ऑफ क्लाइंट्स को, सेट ऑफ यूजर को और सेट ऑफ रोल्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी चीजें। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट होती है जो हमारी एप्लीकेशन जो इस रियाल्म से कनेक्ट होगी और अपना ऑथेंटिकेशन उसके थ्रू कराएगी। यूजर रोल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक रोल है एडमिन का, एक रोल है टीचर का, एक रोल है स्टूडेंट का। तो एडमिन के पास सबसे ज्यादा पावर होगी, टीचर के पास उससे कम होगी और स्टूडेंट के पास उससे कम होगी। इसी प्रकार कंट्री में पीएम के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, फिर सीएम के पास या जो भी हो वो इसका अलग मैटर है। तो अब हमने थोड़ा बहुत बेसिक जान लिया कि रियाल क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होते हैं, यूजर क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डीप के अंदर चाहिए तो हम एक और वीडियो बना लेंगे, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। और मैं चलता हूँ अपने फटाफट वापस की क्लॉक सर्वर पे और वहां पे देखते हैं कि हम किस तरीके से रियाल वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अभी आप देखिए, जो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मास्टर लिखा हुआ है, ये हमारे रियाल्म का नाम है, ठीक है। तो आप कभी भी मास्टर रियाल्म के अंदर काम नहीं करते हो, आप सबसे पहले अपना रियाल्म बनाते हो। जिस तरीके से हम गिटअप के अंदर मास्टर ब्रांच के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखते हैं, हम अपनी ब्रांच बनाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए क्रिएट रियाल्म पे क्लिक कीजिए और अब आपको क्या करना है, अपने रियाल्म का नाम दे देना है। रियाल्म का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि अपने पास आईआईटी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आईआईटी मैनेजमेंट, आईआईटी या जो भी है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, आप इनेबल पे ऑन रखिए और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखिए हमारा रियाल्म क्रिएट हो चुका है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो रियाल्म का जो नेम है ये केस सेंसिटिव होता है, तो इस चीज का आप ध्यान से रखना, इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। अब देखिए ये हमारी आईआईटी है। अब मान लीजिए कि आईआईटी की 5 एप्लीकेशन है, तो हमारे पास कितने क्लाइंट होंगे, 5 क्लाइंट होंगे। तो अभी मान लीजिए कि मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है, तो आप यहाँ क्लाइंट पे क्लिक कीजिए, प्रोटोकॉल को ओपन आईडी रखिए, यहाँ पे आप क्लाइंट के अंदर लिख दीजिए आईआईटी हाइपन दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से एक आईआईटी मुंबई की एप्लीकेशन है, एक आईआईटी जोधपुर की एप्लीकेशन है या जो भी है। अब ध्यान रखना आपको यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आप यहाँ पे नेम में लिख दीजिए आईआईटी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो एक क्लाइंट ऑथराइजेशन है इसको आप ऑन कर दीजिए, और अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इतना कर दिया। अब आप सेव कर लीजिए, ये बाकी सारी सेटिंग्स हम देखेंगे आगे। तो अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या चेंजेस करने हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको एक रूट यूआरएल दिख रहा है, एक होम यूआरएल दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि आपकी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है या फिर क्वार्कस की एप्लीकेशन है, वो किस पोर्ट पे रन कर रही है उसका बेस यूआरएल देना है। तो मेरी जो क्वार्कस की एप्लीकेशन होगी वो मैं 8085 पोर्ट पे रन करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो की क्लॉक का सर्वर है वो 8080 पोर्ट पे रन कर रहा है। आप इस पोर्ट नंबर को चेंज भी कर सकते हो, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो क्वार्कस की एप्लीकेशन होगी वो 8085 पोर्ट पे रन करूंगा। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पे रख दिया और ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी आपको और कुछ चीजें नहीं चेंज करनी है। यहाँ पे आप वैलिड रीडायरेक्ट यूआरएल है, यूआरआई, उसके अंदर आपको अभी के लिए स्टार्ट लिख देना है और इसको आप सेव कर देना है। तो अब आप देखिए आपने अपना पहला क्लाइंट बना लिया है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्लाइंट होते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। ये आपने एक पहला क्लाइंट बना लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम रोल्स बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रोल हमारे 2 लेवल के होते हैं, एक तो क्लाइंट लेवल पे होता है, एक रियल लेवल पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली पे जाता हूँ, ये अपना क्या क्लाइंट है। तो अगर आप यहाँ पे रोल्स पे जाते हो तो आप देखिए यहाँ पे आप एक नया रोल बना सकते हो, ठीक है। अगर आप रियल में लेवल पे रोल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप क्रिएट रोल कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम क्लाइंट लेवल पे ही अपना रोल्स बना लेते हैं अभी के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि रोल्स पे आ जाना है, क्रिएट रोल पे क्लिक करना है और अब आप रोल का नाम दे दीजिए। तो सबसे पहले मैं रोल का नाम दे देता हूँ एडमिन, इसको आप सेव कर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कुछ भी।
ये अपन बाद में देखेंगे बाकी सारी चीजें। वापस आपको क्लाइंट पे क्लिक करना है। एक और नया रोल बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं अपन, प्रोफेसर। सेव कर दीजिए, ठीक है। क्लाइंट डिटेल पे आइए और एक और रोल बना लीजिए, स्टूडेंट, ठीक है। अपन आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ कोर्सेज की लिस्ट दिखाएंगे और उनमें से स्टूडेंट को सारे लिस्ट क्या होगी देखने की अनुमति होगी, और टीचर या जो भी प्रोफेसर है वो कोर्स को ऐड कर पाएंगे, और जो एडमिन है वो कोर्स को अपडेट या डिलीट कर पाएगा। तो आपने क्या हुआ कि इस क्लाइंट के अंदर, अपने आईआईटी दिल्ली वाले क्लाइंट के अंदर आपने ये 3 रोल बना दिए, ठीक है। अब चलिए हम यूजर भी बना लेते हैं। तो अब आप ये यूजर है ये साइन अप फॉर्म के द्वारा भी बना सकते हो। हम एक बार क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर यहीं से बना लेते हैं। जॉन यूजर नेम के अंदर, और यहाँ पे आप ईमेल लिख दीजिए john@iitdelhi.com, ठीक है। आप ईमेल वेरीफाइड को ऑन कर दीजिए कि इसकी ईमेल वेरीफाइड है। फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो। यहाँ पे अब आप देखिए रिक्वायर्ड यूजर एक्शन, इस चीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए कि जैसे ये यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, तो आप देखिए अगर आप इसे ओटीपी मंगवाना चाहते हो, कुछ टर्म एंड कंडीशन दिखवाना चाहते हो, अपडेट पासवर्ड करवाना चाहते हो, ये सारे फीचर देखिए कितने कूल फीचर हैं। हम इन सारे फीचर को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आपको सिंपल ये यूजर क्रिएट कर देना है। अब देखिए ये यूजर क्रिएट हो चुका है। आपको एट्रीब्यूट्स पे आना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्रेडेंशियल पे आना है और इसके पासवर्ड सेट कर देने हैं। अब देखिए पासवर्ड के अंदर आप इसका क्या सेट करोगे, मैं 1 2 3 4 5 सेट कर दिया, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड पे भी 5 सेट कर दिया। अब आप देखिए अगर आप इसको टेम्परेरी रखते हो तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो टेम्परेरी पासवर्ड से लॉगिन होगा, फिर इससे परमानेंट पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो आप इस टेम्परेरी को ऑफ कर दीजिए, और हम ये कह रहे हैं कि जोन की परमानेंट पासवर्ड यही है। सेव कर दीजिए, ओके। उसके बाद में अब आप यहाँ पे आइए रोल मैपिंग पे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे असाइन रोल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप देखिए फिल्टर बाय रियार्म्स रोल। हमने क्या किया कि हमने क्लाइंट लेवल पे रोल बनाए, तो आप यहाँ पे लिखिए फिल्टर बाय क्लाइंट। अब आप देखिए ये हमारे पास क्लाइंट के रोल कौन कौन से हैं। इस आप जोन को कौन सा रोल असाइन करना चाहते हो, चलिए हम इसको प्रोफेसर का रोल असाइन कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ असाइन पे क्लिक कीजिए और आप देखिए जोन को प्रोफेसर का रोल असाइन हो गया, ठीक है। और बाकी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने अभी के लिए। आपको एक और नया यूजर बना लेना है। अब की बार आपको लिली बना लेना है, ठीक है। lily@iitdelhi.com। ईमेल वेरीफाइड ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए लिली डो, जो भी आप करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। वापस आपको क्रेडेंशियल पे आना है, सेट पासवर्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको एक बार ऑफ कर दीजिए। ये हो गया हमारा। रोल मैपिंग पे आ जाइए, असाइन रोल, फिल्टर बाय क्लाइंट। अब आप लिली को कौन सा रोल देना चाहते हो। मैंने कहा मैं लिली को स्टूडेंट वाला रोल दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट वाला रोल कहाँ पे है, एडमिन है, प्रोफेसर है। हमें स्टूडेंट वाला रोल क्यों नहीं दिखा, चलिए एक बार जाके देखते हैं कि हमें स्टूडेंट वाला रोल ये क्यों नहीं दिखा है। तो मैं यहाँ क्लाइंट्स पे जाता हूँ, आईआईटी दिल्ली रोल, और आप देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट वाला रोल है, फिर ये हमको दिखा क्यों नहीं। तो हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं अपने यूजर्स पे, लिली, रोल मैपिंग, असाइन रोल, रोल बाय क्लाइंट। अब मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये आ गया स्टूडेंट वाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लिली को स्टूडेंट वाला रोल असाइन हो गया, ठीक है। और अब हम एक और रोल बना लेते हैं एडमिन के लिए। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सॉरी, अब हम एक और यूजर बना लेते हैं, क्रिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं chris@iitdelhi.com। ईमेल वेरीफाइड ऑन, क्रिस डी। यहाँ पे आप क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दीजिए, क्रेडेंशियल पे आइए, पासवर्ड सेट कर दीजिए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 ऑफ सेव सेट पासवर्ड। नो थिंग्स, रोल मैपिंग पे आइए, असाइन रोल। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं जब यूजर लॉगिन करेगा ना उस टाइम पे असाइन करेंगे। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे यूजर आपको यहीं से बना के दिखा रहा हूँ। आप एडमिन का रोल असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार आप इसको सेव कर दीजिए। तो आपने 3 यूजर बना लिए हैं, क्रिस, जॉन, लिली। अभी आप देखिए, जो लिली है उसके पास स्टूडेंट का रोल है, जॉन के पास प्रोफेसर का, क्रिस के पास एडमिन का। तो अब हमने क्या है कि अपने कीक्लॉक सर्वर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर दी है। अब हम चलते हैं अपनी क्वार्कस की एप्लीकेशन पे और फिर इस कीक्लॉक सर्वर से अपनी क्वार्कस की एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से आपस में कॉम्बिनेशन बना के हमको रिजल्ट देती है। तो चलिए अब हम फटाफट चलते हैं अपनी आईडी पे और आज की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रखा है क्वार्कस का। इसका आप नाम छोड़ दीजिए फर्स्ट क्वार्कस ऐप। ये मैंने कोई पिछला ही प्रोजेक्ट उठा लिया था और यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसके अंदर से सारी फाइलें डिलीट कर दी है। तो यहाँ पे एक सिंपल रिसोर्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हो हमारे पास कोई भी फाइल्स नहीं है। ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, ये हमारी पूरी पूरी एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो डिपेंडेंसीज है उसके अंदर भी हमारे पास कोई खास डिपेंडेंसी हमने ऐड नहीं की है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास रेस्ट ईजी जैक्सन, आर्क, स्मॉल आई ओपन एपीआई, जे यूनिट और रेस्ट एश्योर्ड। हमारे पास कोई भी एक स्पेशल डिपेंडेंसी हमने ऐड नहीं किया अभी के लिए। तो अब मैं अगर आपको रिसोर्स क्लास के अंदर ले जाके दिखाऊं तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट बना रखे हैं। एक तो एंड पॉइंट हमने बना रखा है कोर्स लिस्ट, जो कि हमें सारे के सारे कोर्स की लिस्ट रिटर्न करके दे देगा। अब अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड लिख दिया, आप यहाँ पे डेटाबेस से भी वो लिस्ट फेच कर सकते हो। मैंने क्या कहा, कोर्स लिस्ट CEMEEE, ठीक है। उसके बाद में हमने एक और बना रखा है एंड पॉइंट एड कोर्स, कोर्स एडेड जो भी है मैंने हार्ड कोड कर रखा है। उसके बाद में अपडेट कोर्स और उसके बाद में डिलीट कोर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोर्स लिस्ट वाली एपीआई है इसको तो हमारा जो स्टूडेंट है वो एक्सेस कर पाएगा। जो एड कोर्स वाली एपीआई है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर एक्सेस कर पाएंगे। हाँ एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एडमिन तो इन सारी को एक्सेस कर सकता है। अपडेट कोर्स और डिलीट कोर्स है, इनको हम सिर्फ एडमिन को अलाउ करेंगे। हाँ प्रोफेसर एक नया कोर्स ऐड कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी उसके अंदर कुछ अपडेट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडमिन ही करेगा। तो ये दो एपीआई, ये एडमिन के लिए है, ये प्रोफेसर के लिए है, और बाकी ये एपीआई ये स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए अब हम इन सबको सिक्योर करते हैं सबसे पहले। तो देखो इसको अभी सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, @roles allowed, ठीक है। इसको किस किस रोल के आदमी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या कहा, इसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास स्टूडेंट का रोल हो। अब आप कहोगे सर इसको तो एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, तो आपको यहाँ पे एडमिन भी लिखना चाहिए। चलो ठीक है, एडमिन भी एक्सेस कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट प्रोफेसर PROFESSOR। उसके बाद में जो थर्ड है वो हमारा कौन है, एडमिन है। यानी कि इस एपीआई को इन 3 रोल के आदमी एक्सेस कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम चलते हैं एड कोर्स वाली एपीआई। इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, जिसके पास प्रोफेसर और एडमिन का रोल हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे इसको कौन एक्सेस कर सकता है, जिसके पास एडमिन का रोल हो, ठीक है। और ये जो एपीआई है इसको भी सिर्फ और सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो अब हमने अपने एंड पॉइंट को तो सिक्योर कर दिया है, ठीक है। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे और देखोगे कि क्या आप इन एपीआई को एक्सेस कर सकते हो, तो आपको पता है आप इन एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने ये तो बता दिया हम इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम अगर इनको एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये एप्लीकेशन बोलेगी ठीक है कीक्लॉक सर्वर के पास जाओ और वहां से अपना नाम और यूजर नेम दो, वो मुझे रोल दे देगा, उस रोल के हिसाब से मैं आपको ये एक्सेस करने की अनुमति दे दूंगा। तो ठीक है, तो हम करते हैं ठीक है, हम जा रहे हैं। तो हम इस एप्लीकेशन को बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं की क्लॉक सर्वर के पास। तो हम पूछेंगे अरे की क्लॉक किस की क्लॉक सर्वर के पास जाना है, हमें ये तो बताओ। तो ये एप्लीकेशन बोलेगी अरे यार अभी तो हमने कोई की क्लॉक सर्वर बताया ही नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी इस एप्लीकेशन को उस की क्लॉक सर्वर से जोड़ते हैं जहां पे हमने अभी 3-4 जो यूजर वगैरह बनाए थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है वो आप यहाँ पे वो डिपेंडेंसी ऐड कीजिए जो हमें हेल्प करेगी अपने इस एप्लीकेशन को उस की क्लॉक सर्वर से जोड़ने की। तो वो डिपेंडेंसी कौन सी है, आप इसको कॉपी कीजिए और अब आप यहां पे लिखिए ODOIDC, ठीक है।
क्वार्कस हाइपन OIDC, ये तो आपको इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आपको इसको सिंक कर लेना है। सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन आईडी कनेक्ट, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमारे पास सिंपल मेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, OIDC होता है, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अभी हम उन सब में डीप में नहीं जाते हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट इस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है। तो फ्रेंड्स, हमारी ओपन आईडी कनेक्ट की डिपेंडेंसी डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आ जाना है, ठीक है। और क्योंकि अब हमारा जो की क्लॉक सर्वर वो 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है, तो आपको क्वार्कस की एप्लीकेशन का पोर्ट चेंज करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए पोर्ट और आप यहाँ पे लिख दीजिए 8085, ठीक है। ये तो हमने क्वार्कस की कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब हम क्वार्कस को कहेंगे कि हे क्वार्कस, तुम्हें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए की क्लॉक सर्वर को यूज करना है। तो क्वार्कस बोलेगा ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्वार्कस डॉट ODIC डॉट ऑथ हाइपन सर्वर हाइपन URL। ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपने की क्लॉक सर्वर का ये URL कॉपी कर लीजिए, इतना ही। उसके बाद में आपको लिखना है कि आप किस रियाल्म के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपका रियाल्म का नाम क्या है? IIT। तो ये चीज सबसे पहले आपको बतानी है कि हे क्वार्कस, हमारा जो की क्लॉक सर्वर है वो इस पोर्ट पे चल रहा है, रियाल्म हमारा IIT है, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है, तुमने रियाल्म तो बता दिया, अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारा क्लाइंट कौन सा है, क्योंकि जो ये एप्लीकेशन है ये वहां पे जाके कनेक्ट होगी। एक रियाल्म के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। तो बताओ कि तुमने अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए की क्लॉक सर्वर को क्या क्लाइंट नाम दिया था, ठीक है। तो हम बताते हैं क्वार्कस डॉट ODIC डॉट क्लाइंट हाइपन ID। अब आप अपने क्लाइंट का नाम दे दीजिए। क्लाइंट का नाम हमारे पास क्या था? IIT दिल्ली। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये IIT दिल्ली था। इतनी चीजें हमने बता दी। अब देखिए, अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी है, वो कौन सी है? क्वार्कस ODIC डॉट क्रीडेंशियल डॉट सीक्रेट, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में आपको क्या बताना है वो ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखी है ना, क्रीडेंशियल्स, ठीक है। अब आपको अपने क्लाइंट के अंदर आ जाना है, ठीक है। और ध्यान रखें, आपका जो ये है ये ऑन होना चाहिए, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ क्रेडेंशियल पे आ जाना है और आपको जो ये क्लाइंट सीक्रेट है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए। इतना काम आपने कर दिया। उसके बाद में आपको एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, क्वार्कस ODIC ऑथेंटिकेशन। मैं काम करता हूँ, इस ऑथेंटिकेशन को यहीं से ले लेता हूँ, ऑथेंटिकेशन यूजर इन्फो रिक्वायर्ड, और यहाँ पे आपको कर देना है ट्रू, ठीक है। ये आपको चार प्रॉपर्टी बतानी है कि अपने क्वार्कस की एप्लीकेशन किस तरीके से की क्लॉक सर्वर से कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले हमने रियाल्म बताया, उसके बाद में हमने क्लाइंट आईडी बताई, सीक्रेट बताया, और यहाँ पे आपने बता दिया यूजर इन्फो रिक्वायर्ड ट्रू। अब आपकी एप्लीकेशन रेडी है की क्लॉक सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो चलिए अब हम इस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपने एंड पॉइंट को एक्सेस कर पाते हैं क्या। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ जाइए और अब आप यहाँ पे टाइप कीजिए mvn quarkus colon dev और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो जब ये सक्सेसफुली अपने की क्लॉक सर्वर से कनेक्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं एक डिपेंडेंसी ऐड करना भूल गया था। तो आपको अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, सॉरी, आपको यहाँ पे अपनी pom डॉट XML फाइल में आ जानी है, इसको कॉपी कर लेना है। अब आप यहाँ पे लिखिए, अपने ओपन आईडी के लिए तो ऐड कर दी थी, ये कैसे भूल गए, की क्लॉक
ऑथराइजेशन। ठीक है, ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करके अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेना है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि मैंने दोबारा से प्रोजेक्ट को रन किया है और हमें अभी भी वही इश्यू आ रहा है। तो ये पता है इश्यू हमें क्यों आ रहा है? देखिए, एक बड़ी कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ODIC, और हमको लिखना क्या था, OIDC। देखिए ऐसे ऐसे इश्यू फिर पकड़ में भी नहीं आते। चलिए इन सबको हम चेंज कर देते हैं। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। अब चलिए हम अपने टर्मिनल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं एम्बियन क्वार्क्स डेव और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपने की क्लॉक सर्वर के साथ सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर देखो, अगर ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर नहीं होता तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाती। तो अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और वहां से देखते हैं कि हम एपीआई को एक्सेस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड पे। यहाँ से अपन अपनी रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। आप चाहे तो पोस्टमैन से भी कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और देखते हैं कि हमारी एपीआई का यूआरएल क्या है। तो आप देख सकते हो हमारी एपीआई का यूआरएल है /course_list। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट। एक बार अपन काम करते हैं, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पे लिख दीजिए कोर्स लिस्ट। ठीक है, अब मैं अगर इसको हिट करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आप देखिए हमें आउटपुट में आ गया 401 अनऑथराइज्ड, यानी कि अभी आप डायरेक्टली इस एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ऑथराइज यूजर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें क्या होगा कि ऑथराइज यूजर बनने के लिए आपको सबसे पहले टोकन चाहिए। ठीक है, वो टोकन आप पास करोगे, उसके बाद ही आप एपीआई को एक्सेस कर पाओगे। तो चलिए अब हम टोकन जनरेट करते हैं। टोकन जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आपको अपने की क्लॉक सर्वर पे आ जाना है। यहाँ पे मैंने ब्राउजर को क्लोज कर दिया था। अब हम चलते हैं यूजर्स पे, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे हमको रियाल्म सेट करना पड़ेगा, IIT। अब हम चलते हैं अपने यूजर्स पे और आप देखोगे हमारे पास अभी 3 यूजर है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं एज ए लिली। ठीक है, तो लिली का यूजर नेम क्या है, लिली है, पासवर्ड 12345 है। तो आपको अपने क्लाइंट पे आ जाना है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ ओथ पे क्लिक करना है क्योंकि अब आपको सबसे पहले टोकन जनरेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ये स्कीम है ये ओथ 2 कर देनी है। इतना काम आप ध्यान रखिए, आपको 2 काम करना है। ये आपको हर क्लाइंट के अंदर मिल जाएगा और ये चीज अब जब हम लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे तब हम खुद कोड से करते हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, ग्रांट टाइप में आपको सबसे पहले क्लिक करना है पासवर्ड क्रीडेंशियल पे। अब ध्यान रखिए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एक यूआरएल लिखेंगे, उस यूआरएल को हमें हिट करेंगे, वहां पे अपने यूजर नेम पासवर्ड देंगे और वो की क्लॉक सर्वर के पास जाके इंटरनली अपने को यहाँ पे जो अभी ये टोकन है इसके अंदर वो टोकन ला देगा। तो उसके लिए आपको वो यूआरएल पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रियाल्म सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे इस ओपन आईडी एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। अब आप देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखिए आपको जो टोकन एंड पॉइंट है और यहाँ पे इस टोकन यूआरएल को रख दीजिए। ये जब हम लॉगिन करते हैं आप सोचोगे कि सर आप तो इस तरीके से लॉगिन कर रहे हो, असल जिंदगी में हम एक लॉगिन स्क्रीन करते हैं वहां पे चीजें डालते हैं। हाँ वहीं पे चीजें डालते हैं, लेकिन वो इंटरनली इन सारी चीजों को अपेंड करके फिर हमारे लिए टोकन लाता है। अब देखिए क्लाइंट आईडी में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी लिख देनी है। तो क्लाइंट आईडी तो हमने यहाँ पे लिख रखी है IIT दिल्ली, तो आप ये लिख दीजिए। क्लाइंट सीक्रेट हमारे पास क्या है, ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यूजर नेम था हमारे पास लिली, पासवर्ड था 12345। स्कोप आपको क्या लिखना है, OPEN ID, ओपन आईडी।
यहाँ पे आपको एज ए हो तो हेडर ही रखना है। अब आप इस पे क्लिक कीजिए जनरेट टोकन पे, और आप देखिए यहाँ पे आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इस एपीआई को हिट कीजिए, देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स अभी भी आप देख सकते हो कि हमें यह आउटपुट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अपने को अपने कीक्लॉक सर्वर के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी पड़ेगी। वो क्या है? आप यहाँ पे अपने कीक्लॉक सर्वर पे आ जाइए, अपने क्लाइंट पे चले जाइए, आईआईटी दिल्ली पे चले जाइए, और अब आपको यहाँ पे आप देखिए ऑथराइजेशन है, इसको ऑन कर देना है। और फ्रेंड्स आप इस इम्प्लिसिट फ्लो पे भी क्लिक कर दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और अब आप अपने चेंजेस को सेव कर दीजिए। तो ये हमारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और चलिए अब हम एक नई रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। आपको मैं सारा प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप उस एपीआई पे चले जाइए जिसको आपको हिट करना है। तो ये हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा पाथ क्या है उसके लिए हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। और सबसे पहले हम सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपने कोर्स लिस्ट वाली को। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली हिट करता हूँ तो हमें क्या आउटपुट में आता है कि 4G1 नॉट ऑथराइज्ड। लेकिन अब आप वापस इस ओथ पे क्लिक कीजिए, ओथ टू, ऑथेंटिकेशन कोड नहीं, हमको करना है पासवर्ड क्रेडेंशियल पे, टोकन यूआरएल अपन अपनी पिछली वाली रिक्वेस्ट से ले लेते हैं। यहाँ पे आप टोकन यूआरएल लिख दीजिए, क्लाइंट आईडी IIT-दिल्ली, क्लाइंट सीक्रेट, सीक्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये वाले रहे। यूजर नेम, देखिए अब यूजर नेम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लिली है उसके पास स्टूडेंट वाला रोल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड में डालते हैं 12345। स्कोप मैंने आपको बताया था ओपन आईडी रखना है, और बाकी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जनरेट टोकन पे आपको क्लिक करना है, ये सेव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए आपको ये टोकन मिल चुका है। टोकन कहाँ पे मिला है? आप देखिए आपको यहाँ पे ये एक्सेस टोकन मिल चुका है। आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ बिहेवियर वाले सेक्शन के अंदर आइए, और यहाँ पे आप वो टोकन पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप इसको हिट करते हो तो आपको देखिए आपको कोर्स की लिस्ट मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे, क्योंकि लिली के पास स्टूडेंट वाला रोल था, अगर आप यहाँ पे देखोगे लिली के पास स्टूडेंट वाला रोल था, तो अगर मैं इस एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जो कि है एड कोर्स, तो लिली उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी क्योंकि लिली के पास वो परमिशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, अब मैं इसको हिट करता हूँ, तो आप देखिए ये आ गया 403 फॉरबिडन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक वैलिड यूजर तो हो, लेकिन आपको परमिशन नहीं है इस रिसोर्स को एक्सेस करने की। क्यों? क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो, या जो भी आप समझो। अब हमको पता है कि जॉन है वो हमारा क्या है, प्रोफेसर है, तो वो इस एपीआई को एक्सेस कर पाएगा। तो देखते हैं कि जॉन इसको एक्सेस कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, आप यहाँ पे कीजिए जनरेट टोकन। ये टोकन अपने को सेव हो चुका है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, हेडर्स पे आइए, सॉरी ओथ पे आइए, बियरर पे आइए, इस टोकन को हटा देता हूँ, जॉन वाला टोकन डालते हैं। अब आप सेंड कीजिए, और देखिए जॉन ने एक कोर्स को ऐड कर दिया। लेकिन अगर जॉन इस कोर्स को डिलीट करना चाहेगा तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डिलीट की परमिशन किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास है। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट वाली एपीआई चलाता हूँ तो आप देखिए ये 403 फॉरबिडन आ चुका है। फ्रेंड्स अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम की क्लोक सर्वर से अपने यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं और वो हमें एक टोकन देता है। अब मैं अगर इस टोकन को कॉपी करता हूँ और आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे चले जाइए jwt.io पे, और यहाँ पे अगर आप अपने इस टोकन को पेस्ट करोगे तो देखिए आपको कितनी गजब की इंफॉर्मेशन मिलती है।
ये आपको भले ही कचरा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये अपना आ गया क्लाइंट आईआईटी दिल्ली। ठीक है, इसके पास रियाल्म वाले कौन कौन से रोल है, तो ये तो डिफॉल्ट रोल है। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर अपने पास कुछ रोल्स है, उसमें से इसको कौन सा रोल असाइन है, प्रोफेसर वाला रोल असाइन है। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो आप देखिए आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि इसका नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कैसे करोगे वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए अब अगर आप यहाँ पे ओथ पे आके ओथ 2 पे क्लिक करते हो और यहाँ पे अगर आप टोकन जनरेट करते हो क्रिस के लिए, तो आप सारी एपीआई को एक्सेस कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट चलता हूँ, सेव सक्सेसफुली, बीएरआर पे चलते हैं, हटाते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आप देखिए यहाँ पे आ गया डिलीट कोर्स सक्सेसफुली। तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया, की क्लॉक सर्वर ने सारी चीजें अपने से ही मैनेज कर दी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यूजर की इंफॉर्मेशन कैच करना चाहते हो कि किस यूजर ने लॉगिन किया है या जो भी है, तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे लिखिए @inject और यहाँ पे आप लिखिए सिक्योरिटी आइडेंटिटी। ठीक है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो सिक्योरिटी आइडेंटिटी और मैं इसको एक बार नीचे वाली लाइन में कर लेता हूँ, .get प्रिंसिपल .get नेम, तो ये हमें नेम रिटर्न करके दे देगा। तो चलिए इसको मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो क्योंकि हमने ये टोकन ऑलरेडी जनरेट करके रखा है, और अगर मैं अपने कोर्स लिस्ट वाली एपीआई को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि हमारा सर्वर दोबारा से रिलोड हो रहा है क्वार्कस वाला, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब आप देखिए कोर्स लिस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया क्रिस जिसका भी आपने लॉगिन किया हुआ था। तो इस तरीके से आप उस यूजर की इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो अगर आपको आगे कहीं पर भी काम में लेनी हो। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको की क्लॉक सर्वर का बेसिक समझ में आया होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारी एडवांस चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं, क्योंकि की क्लॉक सर्वर काफी बड़ा है, तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया। और आप एक और वीडियो चाहते हो क्या की क्लॉक सर्वर पे, जहाँ पे हम एंड टू एंड एक पूरी एप्लीकेशन बनाए, लॉगिन और साइन अप एप्लीकेशन, और देखें कि किस तरीके से की क्लॉक सर्वर से हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करते हैं। तो अभी के लिए मुझे अलविदा कीजिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी रिक्वेस्ट में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, मैं इस कोड को गिट पे होस्ट कर दूंगा, वैसे इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन अगर आपके रेफरेंस के लिए आप चाहते हो तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।